हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारा सर्कुलर मोशन का फर्स्ट लेक्चर है। तो हम इसकी थ्योरी को यहाँ आज डिस्क्राइब करेंगे। देखिए, जब कोई पार्टिकल, जैसे मान लीजिए ये कोई फिक्स पॉइंट है और इससे हम किसी पार्टिकल को अटैच करते हैं, ये फिक्स पॉइंट है, किसी पार्टिकल को अटैच करते हैं, या ये पार्टिकल इस फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है इससे कांस्टेंट डिस्टेंस पर मूव करे, तो इसका जो पाथ होगा या जो लोकस होगा वो सर्किल बनेगा। यानी कि सर्कुलर मोशन पार्टिकल करेगा, यानी कि पार्टिकल इस सेंटर के अबाउट रिवॉल्व होगा, ये इसकी रेडियस होगी और ये इसका सेंटर होगा। ठीक, जो पार्टिकल जब कोई सर्कुलर मोशन करता है तो उसमें दोनों क्वांटिटी होती हैं। यानी कि जो हम काइनेमेटिक्स में क्वांटिटी पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी, वो सभी यहाँ पर क्वांटिटी हैं। इसके अलावा यहाँ पर एंगुलर क्वांटिटी भी हैं, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक, तो इनको हम सिस्टमेटिक स्टडी करेंगे। आप जो है वो हेडिंग डालें सर्कुलर मोशन और पहले इसकी डिफिनीशन को आप नोट करें। देखिए, व्हेन ए पार्टिकल मूव्स इन ए प्लेन, ये मोशन इन ए प्लेन का एग्जाम्पल है, जिसमें कि आपने पहले प्रोजेक्टाइल पढ़ा था, उसी का ये दूसरा पार्ट है मोशन इन ए प्लेन का। देखिए, व्हेन ए पार्टिकल मूव्स इन ए प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि इसकी जो डिस्टेंस पार्टिकल की है ये इस तरह से मूव करेगा कि फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो व्हेन ए पार्टिकल मूव्स इन ए प्लेन सच दैट its distance from a fixed point remains constant, then its motion is called circular motion with respect to that fixed point, इस फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्टिव। ठीक, सर्कुलर मोशन करेगा। फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर एंड डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। नेक्स्ट पैरा में लिखना, ए सर्कुलर मोशन can either be described in terms of linear quantities like linear displacement, linear velocity and linear acceleration, जो कि काइनेमेटिक्स में हमने जिनकी स्टडी की है, और in terms of angular quantities like angular displacement, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। यानी यहाँ पर लिनियर क्वांटिटी भी है और एंगुलर भी हैं। ठीक, तो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है सर्कुलर मोशन, हम सिस्टमेटिक इसकी स्टडी करेंगे। आप पहले यहाँ पर नोट करें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट पॉइंट नोट करें, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये पार्टिकल ए से स्टार्ट होता है, इसको हम डार्क बना दे रहे हैं डॉटेड की बजाय, ये सर्कुलर बन गया पार्ट। तो ये पार्टिकल मान लीजिए ए से चलकर बी पर पहुंच गया, तो आपको हमने वेक्टर में भी बताई है बात। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो ये ट्रेवल किया उसने, ये डिस्टेंस। यहाँ पर अगर हमने सी पॉइंट लिखा तो यहाँ ए सी बी डिस्टेंस कवर्ड है। कितनी डिस्टेंस होगी ये आपको मालूम है, पूरा सरकमफ्रेंस 2 पाई आर है, तो 2 पाई आर में 4 को डिवाइड कर दें, क्योंकि ये 1/4 पार्ट है, तो इसका मतलब ये पाई आर बाई 2 डिस्टेंस हो गई। ठीक, इसके अलावा इसमें डिस्प्लेसमेंट भी है। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये ए से बी पहुंचा तो डायरेक्ट ज्वाइन कर दीजिए ए और बी को, तो ये जो ए बी लेंथ है ए बी, आप वेक्टर में भी इसको लिख सकते हैं, ये यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, ये हमने नोट कर दिया। और आपको वेक्टर में याद होगा कि अगर वेक्टर फॉर्म में अभी लिखेंगे तो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ठीक, तो ये डिस्टेंस है और डायरेक्ट ज्वाइनिंग कर दें तो ये डिस्प्लेसमेंट है। इसका ये मीनिंग आप समझ गए कि यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर दोनों क्वांटिटी हैं, ये लीनियर हैं और आपके स्ट्रेट लाइन मोशन से ये रिलेटेड हैं। ओके, अब यहाँ पर देखें
कि जो डिस्प्लेसमेंट आपने नोट किया है ये लिनियर था, यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्यों है? जैसे ये कोई सर्कुलर मोशन में पार्टिकल है, मान लीजिए पार्टिकल ए से स्टार्ट होकर बी पर पहुंच गया, तो ये जो थीटा है, थीटा, ये इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये एंगल इसने इतना ट्रेवल किया है सेंटर के अबाउट। यहाँ से देखिए ओ ए लाइन को जो है रेफरेंस लाइन है, और इससे ओ ए लाइन ये पार्टिकल ए से रिवॉल्व होकर बी पर पहुंच गया, एंटी क्लॉकवाइज में ले रहे हैं हम रिवॉल्विंग, तो ए से बी पहुंच गया, तो उसने जो एंगल ट्रेवल किया है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ओके, आप नोट करें, हेडिंग डालें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पहले वो भी नोट कर लेना, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, उसमें ये डायग्राम बनाकर इसका एग्जाम्पल दे दें कि ए सी बी डिस्टेंस है और ए बी डिस्प्लेसमेंट है। ओके, बाकी आपको वेक्टर के चैप्टर में करा चुके हैं इसका हम, और फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की हेडिंग डालकर वहाँ लिख दें थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और नीचे नोट करें। देखिए एंगल रोटेटेड बाई, एंगल रोटेटेड बाई ए पोजीशन वेक्टर of the moving particle, angle rotated by the position vector of moving particle with some reference line, with some reference line, ब्रैकेट में लिख दो थीटा, is called angular displacement। थीटा आपने अभी नोट किया होगा डायग्राम में, रेफरेंस लाइन आप समझ गए होंगे कि रेफरेंस लाइन के अबाउट ही जो पार्टिकल है वो रिवॉल्व करेगा। तो आपने नोट किया होगा एंगल रोटेटेड बाय ए पार्टिकल, एंगल रोटेटेड बाय ए पोजीशन वेक्टर ऑफ द मूविंग पार्टिकल विद सम रेफरेंस लाइन इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक, जैसे फिर हम डायग्राम बना रहे हैं, ये यहाँ पर ये सेंटर है, ये ओ से ए तक रेफरेंस लाइन है, पार्टिकल बी पर पहुँच गया, तो ये थीटा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। नेक्स्ट पैरा में नोट करें। ओके, लिखिए एज पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, यहां देख लें ए से बी पर पहुंच गया पार्टिकल, लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल, लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल टू सेंटर ओ, trace an angle AOB, O सेंटर, ये एंगल बना AOB, और यही एंगल थीटा, ये बन गया आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट AOB। हेंस एन एंगल AOB, trace an angle AOB which is known as angular displacement, which is known as एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हमने वेक्टर को कराते समय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, उनको हम यहाँ फिर से डिस्कस करेंगे। लिखें फर्स्ट पॉइंट नीचे, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है लेकिन यूनिट है एंगल की, यूनिट लिख दें रेडियन, डिग्री या रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन भी दे देते हैं, हाफ रिवोल्यूशन, 1/4 रिवोल्यूशन। ठीक, डिग्री और रेडियन आपको मालूम है कि जब पूरा सर्कुलर मोशन करेगा तो 2 पाई रेडियन एंगल बनेगा और वो 360 के इक्वल होगा, और जब हम रेडियन में लिखते हैं तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क बाई रेडियस। हमने ट्रिग्नोमेट्री कराते समय मैथमेटिकल उसमें बताया है, कंप्लीट सर्कुलर मोशन पर जो आर्क बनता है वो कितना होगा, 2 पाई आर, और रेडियस आर है तो कितना बना, 2 पाई रेडियन, यही 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के इक्वल है। ठीक, सेकंड पॉइंट, हमने वेक्टर और स्केलर में इसका डिस्कशन किया है कि जो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जो एंगल लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो स्केलर क्वांटिटी है। एक तरह सीधे सीधे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल है जो मूव कर रहा है। ठीक, लिखिए स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी बट finite angular displacement is a scalar quantity. Small angular displacement is a vector quantity but
finite angular displacement is a scalar quantity because small angular displacement is commutative. बिकॉज स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कम्यूटेटिव। हमने वेक्टर के फर्स्ट चैप्टर में इस बात का डिस्कशन किया है कि वेक्टर में जब डिफाइन करेंगे तो उसमें 4 पॉइंट हैं। पहला मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन, और थर्ड है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बाय वेक्टर मेथड, और अगर एडिशन है तो वो कम्यूटेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर जो स्मॉल एंगल होते हैं वो तो कम्यूटेटिव रूल का फॉलो करते हैं। डी थीटा यानी स्मॉल एंगल, डी थीटा 1 प्लस डी थीटा 2 इज इक्वल टू डी थीटा 2 प्लस डी थीटा 1। आपको कम्यूटेटिव रूल पता होगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक। लेकिन अगर लार्ज एंगल है यानी कि थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो ये नॉट इज इक्वल टू होता है थीटा 2 प्लस थीटा 1, तब ये कम्यूटेटिव रूल को फॉलो नहीं करता है। हमने वेक्टर के चैप्टर में समझाया है, हम फिर इसको यहाँ पर आपको डिस्कस कर रहे हैं। देखिए ये कोई आपके सामने ये कॉपी का फेस है ये, ठीक। पहले हम लार्ज एंगल ले रहे हैं, 90 डिग्री पर हमने इसको ऐसे रोटेट करा दिया, ये एंगल देखिए 90 हो गया, ये थीटा 1, फिर 90 ऐसे रोटेट कराया, थीटा 2, ठीक, थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो ये फेस आपके सामने आ गया। इस बार हम क्या करेंगे, देखिए फिर थीटा 1 प्लस थीटा 2, अब की बार थीटा 2 पहले, फिर थीटा 1 ऐसे देखिए ऐसे रोटेट कराया था तो फेस चेंज हो गया। इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, ठीक। लार्ज एंगल से शो किया। अब स्मॉल एंगल में चेक कर लें, देखिए हम ये लाइन सीधी है, इसको हम थोड़ा यहाँ से डी थीटा 1 थोड़ा एंगल ऊपर उठाया, फिर हमने इसको अपनी तरफ ले लिया डी थीटा 2, ओके। अब देखिए पहले डी थीटा 2 फिर डी थीटा 1, आपको सेम फेस दिखाई पड़ेगा। तो जो स्मॉल एंगल है वो वेक्टर क्वांटिटी है और लार्ज एंगल है वो स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये कम्यूटेटिव रूल को फॉलो नहीं करता है और स्मॉल एंगल कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है। फिर कंफ्यूजन हो तो वेक्टर का फर्स्ट लेक्चर देखें, ठीक। अब अगर वेक्टर है तो फिर डायरेक्शन चाहिए, तो सीधा है कि जो स्मॉल एंगल होता है उसका डायरेक्शन राइट हैंड रूल को फॉलो करता है कि कोई अगर सर्कुलर मोशन में, देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन है और ये एंगल है डी थीटा, तो रेफरेंस लाइन ओ ए थी, ये कहाँ पहुंच गई, ए से बी, ठीक। तो देखिए राइट हैंड से फिंगर को ऐसे रखिए पहले रेफरेंस लाइन पर और फिंगर को रोटेट करिए किधर, बी की तरफ, तो थंब का डायरेक्शन आपको एंगल का डायरेक्शन देगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज अपवर्ड है और क्लॉकवाइज डाउनवर्ड है। फिर देख लें, ये फिंगर देखिए यही है अपवर्ड, तो एंटी क्लॉकवाइज अपवर्ड होगा यानी ऑब्जर्वर की तरफ होगा और क्लॉकवाइज डाउनवर्ड होगा। नोट करें डायरेक्शन, लिखिए डायरेक्शन ऑफ डी थीटा इज डायरेक्टेड बाई राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन ऑफ डी थीटा is directed by right hand thumb rule when the fingers are directed along the motion of the particle. When the fingers are directed along the motion of the particle, then thumb will represent the direction of d theta. एंटी क्लॉकवाइज में किधर आ रहा है, अपवर्ड यानी ऑब्जर्वर की तरफ, और क्लॉकवाइज में डाउनवर्ड आएगा, ठीक। निकालना हमने आपको सिखा दिया है राइट हैंड थंब रूल से, ओके। अब एक पॉइंट है और इसमें हम लिखाना चाहेंगे, वो आप नोट करें। थीटा कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर। थीटा कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर। और पॉइंट को समझने की कोशिश करें। जब हम एंगल कोई निकालते हैं, देखिए हमारी रेफरेंस लाइन तो वही है, हमारे सर्किल का ये सेंटर है, ये पॉइंट ए है, यानी कि रेफरेंस लाइन ओ ए है, ओके। अब पार्टिकल जो था वो रिवॉल्व करके वो ए से बी पहुंच गया, ये पहुंच गया बी पर, तो कितना एंगल चला, मान लो यहाँ एंगल बीटा है। अब की बार ऑब्जर्वर जो है वो सेंटर पर नहीं है, यहाँ पर है सरकमफ्रेंस पर, हमने इसका पॉइंट ओ डेस लिया और लाइन यही है, पार्टिकल कहाँ है, ए पर है, कहाँ पहुंचा, बी पर। तो पहले लाइन ये मिलाएंगे, अब रिवॉल्व होके ये बी पर पहुंच गया तो एंगल ये अल्फा है। आपको 10th की ज्योमेट्री से मालूम है
कि जो एंगल बीटा होगा वो इसका डबल होगा, यानी बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा होगा। इसका मतलब जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो ऑब्जर्वर की पोजीशन पर डिपेंड करेगा। अगर ऑब्जर्वर सेंटर पर है, ठीक, या जनरल में हम सेंटर के अबाउट अगर इसका लेते हैं रिवोल्यूशन, तो सेंटर के अबाउट जब ये रिवॉल्व करेगा तो एंगल बीटा होगा, और इसके अबाउट अगर लेते हैं हम रिवोल्यूशन तो फिर अल्फा एंगल होगा, और नेचुरल है कि बीटा अल्फा का डबल होगा। इसका मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करेगा आपका कि ऑब्जर्व कि किस रेफरेंस पॉइंट कौन सा है, यानी कि थीटा कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर, यानी रेफरेंस पॉइंट। ओके, और लास्ट आपको मालूम है इट इज एन एक्सियल वेक्टर, ये एक्सियल वेक्टर होता है। तो आप समझ गए होंगे दो क्वांटिटी, डिस्टेंस समझ गए, डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब आप लिखें वेलोसिटी। वेलोसिटी देखिए, सर्कुलर मोशन की जब हम स्टडी करेंगे तो दो टाइप के सर्कुलर मोशन है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। फिलहाल यहाँ पर जैसे ए से ये पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट डालकर आएगा, स्पीड होगी जो इसका मैग्नीट्यूड होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट डालकर। ओके, ये यहाँ पर देखिए ऐसे रिवॉल्व कर रहा है किसी भी पॉइंट पर, जैसे यहाँ वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, और लिनियर वेलोसिटी है यहाँ पर, ठीक। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है लेकिन वेलोसिटी चेंज होगी, और नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड भी चेंज होगी, और स्पीड चेंज जब हो रही है तो वेलोसिटी तो ऑटोमेटिक चेंज हो रही है। लिखिए वेलोसिटी, पहला लिखिए लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी, ये लीनियर वेलोसिटी है। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, it is defined as the rate of change of linear displacement, यानी v is equal to dr by dt। बाकी इसमें सभी टर्म हैं, ध्यान रखना काइनेमेटिक्स के, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये सभी यहाँ पर आएंगे, समझ गए ना। और इसका मैग्नीट्यूड स्पीड देगा, ठीक। यहाँ पर नीचे नोट करें, स्पीड ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, आगे से हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को यूसीएम लिखेंगे। यूसीएम लिखिए, क्योंकि अभी काफ़ी लेक्चर होने हैं इसमें। लिखिए, स्पीड ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रिमेन्स कांस्टेंट। आपको मालूम यूसीएम में स्पीड कांस्टेंट रहेगी। स्पीड ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रिमेन्स कांस्टेंट बट इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, या डायरेक्शन ऑफ मोशन लिखते हैं, चेंजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एनी पोजीशन, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एनी पोजीशन इज गिवन बाय द टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट। जिस पॉइंट पर आपको वेलोसिटी निकालनी है उस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रा कर दें। अगर आप देखेंगे तो इनके मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए हम यहाँ पर v1 और v2 ले रहे हैं, और इन यूसीएम उसमें v1 और v2 दोनों वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा और वो स्पीड होगा। समझ गए होंगे बात, ठीक। यूसीएम में, नॉन यूसीएम में नहीं। ओके, तो वेलोसिटी समझ गए, स्पीड यहाँ समझ गए आप, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग डालें एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, तो जैसे लीनियर वेलोसिटी है वैसे ही यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से लिखते हैं, और दोनों हैं, एक एवरेज और दूसरा इंस्टेंटेनियस, यानी सभी काइनेमेटिक की क्वांटिटी सर्कुलर मोशन में एक्ट करेंगी। यहाँ पर दो तरह की एंगुलर वेलोसिटी, एक तो एवरेज, तो एवरेज हो जाएगा ओमेगा एवरेज डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी। नोट करें, यहाँ पर लिख रहे हैं हम ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी। ये एवरेज बन गया। वैसे वहाँ पर डेल्टा आर अपान डेल्टा टी था, वैसे ही यहाँ पर, ठीक है ना। और जब इंस्टेंटेनियस निकालना होता है तो क्या करते हैं, आपको मालूम है, ओमेगा इंस्टेंटेनियस
तब डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी में डेल्टा टी टेंस टू 0 और इसकी लिमिट ले लें, यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। इसका डिस्कशन पहले हो चुका है, और जब इसकी आप लिमिट लेंगे तो क्या नोट करेंगे, डी थीटा बाई डी टी। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इंस्टेंटेनियस डी थीटा बाई डी टी होगा, और ये एवरेज होगा क्योंकि थीटा चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लिखिए इंस्टेंटेनियस एंगुलर, ये एवरेज लिख दिया, और इंस्टेंटेनियस की डिफिनीशन नोट कर दे। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज द रेट एट विच द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल with respect to center rotates the rate at which the position vector of particle with respect to center rotates is called instantaneous angular velocity। पूरी लाइन हो रही है इसलिए रोटेट वर्ड लिखा दिया है, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर। बहरहाल इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी आपकी जो है डी थीटा बाई डी टी होगी, ठीक, और एवरेज में डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी होगी। नेक्स्ट लिखें पॉइंट डालकर, इट इज एन एक्सियल वेक्टर, मालूम है आपको ये एक्सियल वेक्टर है, और डायरेक्शन उसी मेथड से, इट इज डायरेक्टेड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। इट इज एन एक्सियल वेक्टर, इट इज डायरेक्टेड normal to the plane of circular motion, and its sense is given by right hand rule, and its sense is given by right hand rule। आप राइट हैंड रूल समझ गए। देखिए एंटी क्लॉकवाइज है, फिंगर को रखिए एंटी क्लॉकवाइज है इसके सरकमफ्रेंस पर, तो थंब का डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी का, यानी एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन यहाँ पर मेरे पेन के डायरेक्शन में अपवर्ड होगा अगर एंटी क्लॉकवाइज है। ये हमारी लीनियर वेलोसिटी हो गई, और एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पर अपवर्ड होगी पेन के डायरेक्शन में। यहाँ हमने डॉटेड डॉटेड बना दिया, ठीक, समझ गए होंगे बात। तो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन होगी। यूनिट एंगुलर वेलोसिटी की रेडियन पर सेकेंड। डायमेंशन में एंगुलर वेलोसिटी है ये डी थीटा बाई डी टी है, तो डायमेंशन डी थीटा की तो होती नहीं है, टाइम की डायमेंशन है, इसलिए डायमेंशन टी पावर -1, डायमेंशन टी पावर -1। ठीक, अगर यूसीएम में है और फ्रिक्वेंसी दी हुई है तो ओमेगा को आप यहाँ पर लिख सकते हैं, पूरे सर्कुलर मोशन में कितना एंगल चलेगा, डेल्टा थीटा 2 पाई, और टाइम पीरियड टी, तो ये आपका 2 पाई, और फ्रिक्वेंसी को एफ से लिखा है 2 पाई एफ के इक्वल हो जाएगा। जब पूरा कंप्लीट सर्कुलर मोशन होगा तो यहाँ एंगल पर जो एंगल आपका आएगा सेंटर पर वो 2 पाई होगा, और टाइम पीरियड टी होता है 0 से स्टार्ट करके फिर टी पर, तो यहाँ पर 2 पाई बाई टी। एक एक्सियल वेक्टर है, डायरेक्शन आप समझ गए। और एक बात ध्यान देना, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस बात पर डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कहाँ पर है, वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी भी ऑब्जर्वर पर डिपेंड करेगी। ओके, अभी अभी हम लोगों ने एक डायग्राम बनाया था जिसमें ये सर्कुलर मोशन में एंटी क्लॉकवाइज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है, ये एंगल बीटा और ये एंगल अल्फा, ध्यान दें ये ओ और ओ डेस। अभी अभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया था, तो बीटा इज इक्वल टू क्या था, 2 अल्फा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो डी बीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स डी अल्फा अपॉन डी टी। डी बीटा बाई डी टी का मतलब एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर 2 टाइम्स होगी एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू, ये सरकमफ्रेंस पर यहाँ पॉइंट ले लिया ओ, इसके डबल होगी इससे, ठीक। लेकिन कभी भी किसी क्वेश्चन के अंदर जब तक स्पेशल ना दिया जाए तब तक इसका यूज ना करें। अगर कोई एंगुलर वेलोसिटी नोट है दी हुई है क्वेश्चन में, इसका मतलब है कि वो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर है, अननेसेसरी अदर उस पर ना लें, ठीक।
लेकिन आप ये समझ गए कि एंगुलर वेलोसिटी ऑब्जर्वर की पोजीशन पर डिपेंड करती है। दूसरी बात, वेरिएबल केस में अगर आपको जैसे थीटा इज इक्वल टू दे दिया जाए 2t² प्लस 3t प्लस 4 और एंगुलर वेलोसिटी पूछा जाए तो डिफरेंशिएट कर दें d थीटा बाई dt। ओके, तो 2 नीचे आ जाएगा, 4t और 4 का 0 हो जाएगा, तो ये एंगुलर वेलोसिटी टाइम के साथ वेरिएबल हो गई। अब जिस टाइम पर पूछा जाए, जैसे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, तो t को 0 लिख दें, तो एंगुलर वेलोसिटी 3 रेडियन पर सेकंड आ जाएगी। समझ गए होंगे बात। अगर जैसे वहाँ काइनेमेटिक्स में कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही डिफरेंशिएट करके उसको कैलकुलेट कर लें। हाँ, एक फार्मूला हम यहाँ और नोट कराना चाहेंगे, वो भी आप नोट करें, हेडिंग डालें आप, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, प्रैक्टिकली इस बात का ध्यान रखें, हम जो भी फिजिक्स में क्वांटिटी पढ़ते हैं वो सभी रिलेटिव है। यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी सेंटर के अबाउट है और सेंटर रिवॉल्व नहीं कर रहा है, सेंटर की एंगुलर वेलोसिटी 0 है, इसलिए सीधे सीधे एंगुलर वेलोसिटी पार्टिकल की आ गई है। ठीक, तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी का जनरल फार्मूला आप नोट करें, जो काम आएगा कॉम्पिटिटिव उसमें। ये कोई पार्टिकल है जो v1 स्पीड से इधर जा रहा है और v2 से इधर, ये ए पार्टिकल ए पर है और दूसरा पार्टिकल बी पर है। इंपॉर्टेंट चीज है, नोट करें, हेडिंग डालें, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। हमने एंगल दे दिए और बीच में जो है वो लेंथ इसकी कुछ भी ले लें आप, एल ले लें, ठीक, और इसका एंगल अल्फा और इसका एंगल बीटा। इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v1 cos अल्फा होगा और वर्टिकल कंपोनेंट v1 sin अल्फा होगा। इसका v2 cos बीटा होगा और वर्टिकल v2 sin बीटा होगा। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, जिसके रिस्पेक्ट टू होता है, याद होगा रिलेटिव में, उसको माइनस करते हैं। इसमें आप क्या करें, वर्टिकल कंपोनेंट ले लें केवल, ठीक, क्योंकि उसी वर्टिकल कंपोनेंट के उसमें आएगी एंगुलर वेलोसिटी में, ध्यान रखना। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो बी वाले को माइनस करना है, ठीक। तो ए का क्या होगा, ये v1 साइन अल्फा माइनस v2 साइन बीटा, वर्टिकल कंपोनेंट, समझ गए ना। और इनके बीच की डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जनरल फार्मूला होता है रिलेटिव का। जिसके रिलेटिव है उसको माइनस करते हैं। आप ये बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकालने में, ठीक। जिस समय हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो यहाँ इसलिए प्रॉब्लम नहीं आती है। यहाँ देखिए एक फार्मूला भी आपका बन रहा है, देखिए ये पार्टिकल ए है, ठीक, और ये यहाँ पर आपका पहुँच गया ये पार्टिकल, ठीक। तो यहाँ जब आप एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं, ये रेडियस आर है, हमने स्मॉल आर लिख दिया है, ये पॉइंट ओ है, ये बी पर पहुंच गया पार्टिकल, ठीक। और ये वेलोसिटी अगर ये लाइन को ज्वाइनिंग करें तो ये ऑलरेडी ये 90 डिग्री पर है। फिर हम बड़ा सा बना रहे हैं, यहाँ देखिए ये कोई पार्टिकल यहाँ बना रहे हैं, यहाँ पर ये वेलोसिटी v है और ये ऑलरेडी 90 डिग्री पर होता है और ये रेडियस r है, ये सेंटर है। तो जरा रखें वहां पर, ये पार्टिकल a है, एंगुलर वेलोसिटी a विद रिस्पेक्ट टू o, हम उससे को वेरीफाई करा रहे हैं, ठीक। ए पार्टिकल है जो रिवॉल्व कर रहा है और सेंटर का कोई रिवोल्यूशन नहीं है। तो क्या करेंगे, इसकी ऑलरेडी 90 पर है, इसलिए यहाँ पर v लिखिए, इसको 0 लिखिए और डिवाइडेड बाई r, और आगे चल के आप देखेंगे आपका फार्मूला है v इज इक्वल टू r ओमेगा, ठीक। तो आप समझ गए होंगे। कहीं पर भी अगर रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी आती है तो आप इस मेथड से उसको कैलकुलेट करेंगे। सिक्सटी डिग्री, 30 डिग्री, 10, वो कोई भी ले लो। देखो हम इसको एक आप एग्जाम्पल लेकर आपको बता दे रहे हैं, ध्यान रखना। ये है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक, और ये 30 डिग्री। ये पार्टिकल इधर, ये एक पार्टिकल ए पर है, दूसरा पार्टिकल बी पर है, ये 60 डिग्री पर जा रहा है, इसकी जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकंड है और डिस्टेंस 10 मीटर ले रहे हैं। अब आप समझ जाएंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी।
इसको माइनस करेंगे, बी को माइनस करेंगे। ओके, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा बोलो, 10 sin 30 माइनस कीजिए, ओके, 20 sin 60 और डिवाइडेड बाई 10, बाकी आप वैल्यू पुटअप कर लेना, ठीक है ना। हम थोड़ा और शॉर्ट कर दे रहे हैं, ये 5 हो जाएगा, ये √3/2 यानी 10√3 और डिवाइडेड बाई 10, निगेटिव आने से कोई पर्पज नहीं। ओके, जो भी आंसर आए वो अपना नोट करें। देखिए, अगर ये पार्टिकल, ये आपने वर्टिकल ये लिया है वेलोसिटी, ठीक है ना, और दोनों की स्पीड अलग अलग है, ठीक। आप अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये पेन है, मान लीजिए ये पार्टिकल की वेलोसिटी अलग है और इसकी अलग है, तो मालूम क्या होगा, जैसे ये पेन अभी इस पोजीशन में है और दोनों की स्पीड अलग है दोनों पॉइंट की, तो क्या होगा, ये थोड़ा सा आगे बढ़ा तो ये ज़्यादा बढ़ जाएगा, देखिए, और इसके रिलेटिव ये रिवॉल्व करने लगेगा। देखिए ध्यान से, ये पेन है, हमने इसको यहाँ पर स्पीड इसकी कम कीजिए और इसकी ज़्यादा दीजिए, तो ये जब थोड़ा आगे बढ़ेगा तो ये ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर थोड़ा ये बढ़ा तो ये ज़्यादा, तो ये सर्कुलर मोशन करेगा। आप समझ गए ना, और उसमें परपेंडिकुलर वेलोसिटी ही आएगी। जो अदर हैं वो हमने काइनेमेटिक्स में कराए हैं, अगर इनके आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे तो वो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच आती हैं, ठीक। तो आप रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पर समझ गए होंगे। आप नेक्स्ट हेडिंग डालें, लीनियर एक्सीलरेशन। लीनियर एक्सीलरेशन, थोड़ा इसमें एक्सीलरेशन का टॉपिक ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है सर्कुलर मोशन में, हम आपको समझाने की यहाँ कोशिश करते हैं। लीनियर एक्सीलरेशन, देखिए, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, पहले यहाँ पर हम वो समझा दें आपको थ्योरी। ये सर्कुलर मोशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम हमने लिख दिया, ओके। ये सेंटर है, ये पॉइंट ए। क्या क्या कंडीशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में? पहली बात, स्पीड कांस्टेंट, ओके। दूसरा, वेलोसिटी वेरिएबल होगी क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंजेस। देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड तो चेंज हो नहीं रही है, केवल वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसका मतलब डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अभी पार्टिकल यहाँ है, फिर डायरेक्शन चेंज हो गया बी पॉइंट पर, हो गया ना। इसका मतलब पार्टिकल में एक्सीलरेशन है। आगे आर्टिकल आएगा, ये जो एक्सीलरेशन है ये सेंटर की तरफ आता है, उसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में है। इसको हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, नॉर्मल एक्सीलरेशन, रेडियल एक्सीलरेशन, तीनों हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। नॉर्मल इसलिए क्योंकि 90 पर है, रेडियल इसलिए क्योंकि रेडियस के डायरेक्शन में है, और हमेशा टूवर्ड्स सेंटर होता है। इसमें केवल एक ही एक्सीलरेशन है और वो एक्सीलरेशन रेडियल है, उसको हमने AR से लिखा है और इसका फार्मूला v²/r है। यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर स्पीड दें, यूसीएम की बात हो रही है, ओके, v²/r, और v = अभी लिखा था r ओमेगा होता है, आगे डेरिवेशन भी आएगा। इसलिए रेडियल एक्सीलरेशन यहाँ v = r डाल दें तो क्या आएगा, r⍵² भी है। ये दो फार्मूले आते हैं रेडियल एक्सील। इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में केवल एक ही एक्सीलरेशन है, वो रेडियल एक्सीलरेशन होगा। नीचे नोट करें, स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन यूसीएम डज नॉट चेंज। स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन यूसीएम डज नॉट चेंज, इट्स वेलोसिटी चेंज कंटिन्यूअसली इन डायरेक्शन। वेलोसिटी चेंज हो रही कंटिन्यूअस, वेलोसिटी चेंज कंटिन्यूअसली इन डायरेक्शन, हेंस ए लीनियर एक्सीलरेशन मस्ट एक्ट ऑन द मूविंग पार्टिकल। हेंस ए लीनियर एक्सीलरेशन मस्ट एक्ट ऑन द मूविंग पार्टिकल। दूसरा यहां समझने की कोशिश करें, अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, नॉन यूसीएम, तो इसमें क्या है, स्पीड चेंज होगी हर समय। जैसे मान लीजिए यहाँ स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ स्पीड चेंज हो गई 6 मीटर पर सेकेंड, फिर यहाँ स्पीड चेंज हो गई, स्पीड चेंज होगी हर समय। यहाँ स्पीड v1 है, यहाँ पर v2 है, ये हमने वेलोसिटी बनाया, इनके तीनों के मैग्नीट्यूड अलग अलग होंगे नॉन यूनिफॉर्म में। यानी नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड चेंज होगी। और एक बात ध्यान दें, स्पीड अगर चेंज होगी इसकी तो वेलोसिटी तो ऑटोमेटिक चेंज हो गई, क्योंकि यहाँ स्पीड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, ठीक।
जो स्पीड यहाँ पर चेंज हो रही है उसकी वजह से यहाँ पर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है वो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कहलाता है, क्योंकि टेंजेंट के अलोंग एक्सीलरेशन है। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ए हमेशा फार्मूला dv/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ओके, हमेशा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है। और दूसरा इसमें एक रेडियल एक्सीलरेशन भी होगा, उसको फार्मूला वही है जो आपने अभी नोट किया, v²/r या r ओमेगा स्क्वायर। ठीक, इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो लिनियर एक्सीलरेशन होंगे, एक टेंजेंट के अलोंग, स्पीड इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है और स्पीड इंक्रीज हो रही है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इसी के डायरेक्शन में लगेगा, पॉजिटिव होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है, स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। उसका फार्मूला एक ही है, dv/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ठीक, इसका काम स्पीड का चेंज करना, इंक्रीज और डिक्रीज करना। लेकिन क्योंकि सर्कुलर मोशन है, इसका मतलब है कि यहाँ पर एक एक्सीलरेशन जरूर होगा, कौन सा, सेंटीपिटल एक्सीलरेशन, इसके बिना सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। फिर ध्यान देना, जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है at, वो क्या करता है, स्पीड को चेंज करता है, और जो रेडियल एक्सीलरेशन है यानी सेंटीपिटल, वो क्या करता है, वो डायरेक्शन चेंज करता है, स्पीड चेंज करता है और डायरेक्शन। और इसके अंदर ये दोनों एक्सीलरेशन 90 डिग्री पर हैं। इस डायग्राम को जरूर बनाना, यहाँ पर्टिकुलर पॉइंट पर जो एक्सीलरेशन होंगे वो दोनों 90 डिग्री पर हैं। देखिए, ये तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है और ये सेंटर की तरफ रेडियल एक्सीलरेशन है, कितने एंगल पर हैं, 90 डिग्री पर। इसलिए इसमें जब नेट एक्सीलरेशन पूछते हैं तो आप at² प्लस ar² करें, बहुत कॉमन क्वेश्चन है 11th का। एक 90 पर होने की वजह से at² प्लस ar², और जरूर फार्मूला लर्न रखना, न्यूमेरिकल के लिए बहुत आते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन 11th में, ठीक है ना। तो नेट एक्सीलरेशन ये लिनियर एक्सीलरेशन है दोनों, एक सेंटर के अलोंग होगा जो कि सेंटीपिटल एक्सीलरेशन है, और दूसरा टेंजेंट के अलोंग, ये पार्टिकल ए से बी से सी से पहुंच गया। लेकिन यहाँ एक पॉइंट पर ध्यान दें, यहाँ लिनियर एक्सीलरेशन के अलावा एंगुलर एक्सीलरेशन भी होगा। ठीक, उसको जरा थोड़ा सा रफली यहाँ समझने की कोशिश करें। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन तो है ही, लेकिन एंगुलर एक्सीलरेशन भी होगा यहाँ पर। यहाँ तीन एक्सीलरेशन बन रहे हैं, जरा समझें। देखिए, जब यूसीएम होगा, यूसीएम यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो इसमें क्या है, एंटी क्लॉक अगर चल रहा है, जरा हम यूसीएम पर वापस आ रहे हैं। यूसीएम में इसमें क्या है, अगर मान लीजिए 1 सेकंड में, एक जस्ट एग्जाम्पल लिया हमने, एज्यूम किया है 1 सेकंड में 10 डिग्री चला, तो अगले 1 सेकंड में भी 10 डिग्री चलेगा। ठीक, नेक्स्ट 1 सेकंड में भी 10 डिग्री जाएगा। ये जस्ट एग्जाम्पल है, ओके। लेकिन अगर नॉन यूसीएम होगा यानी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, तो इसमें ये पोजीशन नहीं होगी। अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है, जैसे यहाँ स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो क्या है, एज्यूम करें कि 1 सेकंड में 10 डिग्री चला, तो अगले में ज़्यादा होगा। सेकंड वाले अगले 1 सेकंड में पता लगा कि 20 डिग्री जा रहा, फिर 30 डिग्री जा रहा है, क्यों, स्पीड इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। ठीक, क्योंकि dθ/dt हर समय अलग अलग होगा, और dθ यानी एंगल इंक्रीज हो रहा है, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है। नेचुरल है, आप जब टेंजेंशियल फोर्स बार बार लगाएंगे, जैसे साइकिल में को स्टैंड पर खड़ा कीजिए और उसके व्हील पर बार बार टेंजेंशियल फोर्स लगाइए, तो जिस डायरेक्शन में वो रिवॉल्व कर रहा है उसमें उसकी स्पीड भी इंक्रीज होगी, साथ साथ में एंगुलर वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी। और अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो उसमें एंगुलर एक्सीलरेशन भी होगा। तो एक पॉइंट और नोट करें, आगे लिखें, एंगुलर एक्सीलरेशन। दो तरह का एंगुलर एक्सीलरेशन है, वही जैसे एवरेज और इंस्टेंटेनियस। तो एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन, पहले फार्मूला लिखते हैं, इसे अल्फा से लिखते हैं, अल्फा एवरेज, एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन, ये हो जाएगा डेल्टा ओमेगा अपान डेल्टा टी, डेल्टा ओमेगा अपान
डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन ये डी ओमेगा वाई डी टी। दो फार्मूले, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। ठीक, आपको इसकी मेथड मालूम है कि जब हम इंस्टेंटेनियस निकालेंगे, एक ही जैसा मेथड है, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, लिमिट लगाइए, डेल्टा टी टेंस टू 0, इसको लिखते हैं डी ओमेगा वाई डी टी मैथ में। तो अल्फा इंस्टेंटेनियस या जनरल अल्फा। तो ध्यान दें, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो एक्सीलरेशन तो लीनियर हैं। कौन सा? एक रेडियल और दूसरा रेडियल या सेंट्रीपिटल, और दूसरा टेंजेंशियल। टेंजेंशियल का फार्मूला डी बाई डी टी, और इसका बी स्क्वायर बाई आर, इसका डेरिवेशन आगे करेंगे, या आर ओमेगा स्क्वायर। लेकिन एक एक्सीलरेशन यहाँ पर और आ जाता है, वो कौन सा है? वो एंगुलर एक्सीलरेशन है। ठीक, एंगुलर एक्सीलरेशन जो है वो एक्सियल वेक्टर है, वो आपका लिनियर वाला एक्सीलरेशन नहीं है, ये वाले पोलर वेक्टर नहीं है, ये पोलर वेक्टर में आते हैं। ठीक है ना? तो और वो 90 डिग्री पर होगा ऐसे। ठीक, अब हम इसको आपको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इसको हम क्लोज करना चाह रहे हैं। यहाँ एक बात पर ध्यान दें, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसी को हम फिर रिपीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, ठीक, तो क्या होगा कि एंगुलर एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड होगा, और हम पॉजिटिव लेंगे अल्फा। लेकिन अगर कोई पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है और उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो एंगुलर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगा और हम निगेटिव लेंगे, क्योंकि हो तो रहा है वो क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉक रिवॉल्व हो रहा है, लेकिन एंगुलर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज हो जाएगा। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कोई पार्टिकल, मान लीजिए राइट को जा रहा है मेरी तरफ से, तो राइट को जा रहा है, स्पीड इंक्रीज हो रही है तो एक्सीलरेशन भी राइट को होगा। लेकिन अगर राइट को जा रहा है और स्पीड डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है कि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट होगा। बिल्कुल इसी तरह से कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में ये एंटी क्लॉक रिवॉल्व कर रहा है, स्पीड कम हो रही है, तो इसका मतलब है कि डायरेक्शन अल्फा का अपोजिट होगा। हम इसी एंगुलर एक्सीलरेशन पर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे फिर डिटेल में, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। ठीक है ना? तो ओके स्टूडेंट, हम लेक्चर क्लोज करते हैं। कोई डाउट हो आप कमेंट में डालें प्लीज़। ओके।